भारतीय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु शर्मा आज आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी दूंगा। बच्चों, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का वो महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके द्वारा हम अपने शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और शरीर को समस्थापित करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। में हम पढ़ने के लिए कुछ चैप्टर को छोटे छोटे पॉइंटों में डिवाइड कर देते हैं। ये पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ, जो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे शरीर के हानिकारक पार्ट कौन कौन से हैं या अन्य जीवों के अंदर हानिकारक पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। बच्चों, मानव का उत्सर्जी अंग, मूल जो अंग है वो है किडनी। इस किडनी के अलावा जो अन्य उत्सर्जी अंग है उन अंगों के बारे में जानकारी अपन इस टॉपिक में लेंगे। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र। इसकी हम संरचना पढ़ेंगे। संरचना को हम दो चरणों में बांटेंगे, एक बाह्य संरचना और दूसरी आंतरिक संरचना। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा नेफ्रॉन की संरचना, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेफ्रॉन। तो वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा उत्सर्जन की क्रियाविधि। बच्चों, नेफ्रॉन की संरचना के बाद में सबसे जो मूल कंटेंट रहता है वो ये रहता है कि हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए नेफ्रॉन कैसे काम करता है। तो इस पॉइंट को हम उत्सर्जन की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा अपना, इससे संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर के कुल मिलाकर 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंट का हम कंटिन्यू एक के बाद एक अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा उत्सर्जन। बच्चों, उत्सर्जन की सबसे पहली सीढ़ी ये आती है कि उसको कैसे परिभाषित किया जाए। तो विज्ञान की भाषा में उत्सर्जन शब्द लिया गया है बाहर निकालने से संबंधित है, मतलब हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हानिकारक पदार्थ कौन सा हुआ। तो बच्चों, हानिकारक पदार्थ वो होता है जो शरीर को नुकसान करेगा। अब अपने शरीर के लिए नुकसानदायक पदार्थ कौन सा है, तो गैस करो। तो हम अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इनमें से प्रोटीन का जब उपापचय होता है, गौर करना, प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो उससे नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है। धरातल के सभी जीवों में मुख्य जो नाइट्रोजनी वेस्ट है वो अमोनिया है और यही हार्मफुल घटक है। तो इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना है। तो इसी के लिए परिभाषा का शाब्दिक अर्थ ये बना कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अर्थात मानव के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन चालू करते हैं, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ। बच्चों, अभी आपने बात की थी कि प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप शरीर में किसका निर्माण हुआ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट का। नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा बना, अमोनिया। तो उस अमोनिया के अलावा कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको शरीर से एक्सक्रीट किया जाएगा। तो धरातल के सभी जीवों के अंदर जो मूल उत्सर्जी पदार्थ है वो है अमोनिया। अब जीव इस अमोनिया को अलग अलग प्रकार से बाहर निकालते हैं। अब इसको बाहर निकालने के लिए ये अलग अलग रूप में बदलते हैं। वो कैसे बदलते हैं वो अपन बोर्ड पे देखते हैं। उत्सर्जी पदार्थों को उनकी प्रकृति, उत्सर्जी पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न 3 भागों में बांट रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 भाग है, देखिएगा। सबसे पहला आता है यूरिया, फिर आता है अमोनिया, फिर आता है यूरिक अम्ल। यानी जब कोई जीव अमोनिया को यूरिया के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट कर दे, यानी बॉडी से बाहर निकाल दे, तो इस प्रकार के जीवों के समूह को, यानी यूरिया का निष्कासन करने वाले जीवों के समूह को हम कहेंगे यूरियोटेलिक, अर्थात यूरिया उत्सर्जी जीव। अब यूरिया उत्सर्जी जीव कौन सा हुआ, तो उदाहरण इसका है मानव, उभयचर। बच्चों, गौर करना, यूरिया वो कंटेंट है जो शरीर के लिए कम विषैला है। ऐसा नहीं है कि विषैला नहीं है, लेकिन अमोनिया की अपेक्षा कम विषैला है। दूसरा, ये कुछ समय तक शरीर में स्टोर भी किया जा सकता है और इसके कारण मानव जैसे या उभयचर जैसे विकसित जीव
अमोनिया को यूरिया में बदलकर बाहर निकालते हैं। और खास बात, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता भी कम रहती है, इसीलिए मानव या अन्य उभयचर जीव अमोनिया को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो आपको समझ में आया कि यूरिया को बाहर निकालने वाले जीवों का समूह क्या कहलाएगा? यूरियोटेलिक। क्लियर है? अब दूसरे पर आते हैं, अमोनिया। अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर निकालने के लिए, अमोनिया हानिकारक पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, तो अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर निकालने के लिए जल की ज्यादा मात्रा चाहिए। जब जल की ज्यादा मात्रा चाहिए तो आप गैस कीजिए कि जल की ज्यादा मात्रा कहां होगी, या जल की ज्यादा मात्रा किन जीवों के पास में रहेगी? वेरी गुड, आपने सही गैस किया, जलीय जीव। अमोनिया का एग्जाम्पल रहेगा जलीय जीव, जिसमें मछलियां और मॉलस्का, मछलियां और मॉलस्क संघ के जीव इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। यानी जो जीव अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं उन्हें अमोनिया उत्सर्जी जीव कहा जाता है। और इस कैटेगरी के जीव हैं जलीय जीव, मछलियां। मछलियां कौन सी? अस्थिल और उपास्थल, बोनी फिश और कार्टिलेज, बोथ टाइप की फिश क्या करेगी? इस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है। और दूसरा मोलस्का। मोलस्का आप जानते हो, आपने अपने घर पे मंदिर में देखा होगा शंख, आपने देखा होगा सीपी, शादी के अंदर हाथ पे देखा होगा राखी बांधते हैं, उसमें एक छोटा सा सफेद रंग का पत्थर सा होता है, कोडी बोलते हैं, वो भी एक मोलस्का है। तो उस टाइप के जीवों का जो हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है? अमोनिया। तो कहने का मतलब अमोनिया को निष्कासित करने वाले जीव अमोनिया उत्सर्जी जीव की श्रेणी में शामिल है। क्लियर है? अब अमोनिया हानिकारक है, जल की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता रहती है और इसे शरीर में संचित कुछ समय के लिए भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए जलीय जीव इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तीसरे की बात करते हैं अपना यूरिक अम्ल। ये सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। खास बात, इसको निकालने के लिए जल की न्यूनतम या नहीं के बराबर मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह से पानी की जरूरत नहीं रहती। तो गौर करना, ऐसे जीव जो अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में निकालेंगे तो उन्हें पानी को बॉडी में स्टोर करना है। अब पानी को बॉडी में स्टोर करना है तो कौन से जीव होंगे? गैस कीजिए आप। यस, एकदम सही जवाब, रेगिस्तानी जीव। रेगिस्तानी जीव चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां पर पानी अवेलेबल बहुत कम हो रहा है, और ऐसे जीवों को क्या करना पड़ेगा? जल का संचयन करना पड़ेगा। और जल संचयन के कारण क्या हो जाएगा? वो जल को बाहर नहीं निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में निकालना बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे जीव जो अमोनिया को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं, अर्थात यूरिक अम्ल उत्सर्जी। उदाहरण इसका लेते हैं रेगिस्तानी जीव। आपने ध्यान दिया होगा, रेगिस्तानी जीव, अपना राजस्थान भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, और राजस्थान जो रेगिस्तान का जो जहाज है जिसे कहा जाता है वो है कैमल, ऊंट। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो है बर्ड्स, पक्षी। बच्चों गौर करना, पक्षी डेजर्ट जोन के एनिमलों में शामिल नहीं है, फिर भी अपन यूरिक अम्ल के रूप में पक्षियों को शामिल कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि पक्षियों के अंदर वायवीय अनुकूलन यानी उड़ने संबंधित अनुकूलन होता है। पक्षी तभी वायु में उड़ पाएगा जब उसका बॉडी वेट, उसका शारीरिक भार कम रहेगा। अगर पानी ज्यादा पिएगा तो भार में वृद्धि होगी, और भार में वृद्धि हुई तो उड़ने संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो उस समस्या को रोकने के लिए पक्षी पानी कम पीता है। अब पानी कम पिएगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो पानी को कम से कम बाहर निकालेगा, और ऐसे केस में उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है अमोनिया को बाहर निकालना यूरिक अम्ल के रूप में। तो पक्षी भी यूरिक अम्ल के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो ये तीन प्रकार की जो कैटेगरी है ये अपन ने देखी है, कौन कौन सी? यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये अपने सिलेबस की है, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक विशिष्ट प्रकार की और है, वो अपन देखते हैं, वो है एमिनोटेलिक, जो एमिनो अम्ल के रूप में, किसके रूप में? एमिनो अम्ल के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। उस कैटेगरी के जीवों को बोलते हैं एमिनोटेलिक। इसका एग्जांपल आपने पढ़ा है 11th क्लास में, स्टारफिश। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए स्टारफिश कौन से संघ से संबंधित जीव है?
11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था, गौर कीजिए, बताइए, देखें। हाँ, वेरी गुड। इकाई नोड मेटा संघ, संघ इकाई नोड मेटा, नॉन कोडेटा वर्ग का जो सबसे अंतिम समूह है, नॉन कोडेटा वर्ग का जो सबसे अंतिम है, संघ इकाई नोड मेटा, उसका सदस्य है। उसके बाद में हेमिकोडेटा आ जाएगा, जिसके बारे में विवादास्पद बात थी कि उसके सदस्य को कुछ वैज्ञानिक को नॉन कोडेड मान रहे थे, कुछ कोडेड मान रहे थे। तो उससे पहले वाला जो अंतिम है वो है इकाई नोड मेटा, उसका सदस्य है स्टारफिश। तो स्टारफिश अमोनिया को किसके रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में एक्सक्रीट करता है। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 2, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ कि जीव कैसे, कि जीव अमोनिया को किन किन पदार्थों के रूप में बाहर निकाल सकता है। मैं आपसे वापस एक बार यूरिया पे आना चाहूंगा, चूंकि यहां मानव आ रहा है, मानव का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया को यूरिया के रूप में निकालना है। आपने लॉकडाउन होने से पहले अपनी क्लास हुई थी, आपने बात करना, अपन लॉकडाउन से पहले जूलॉजी का बहुत कुछ सिलेबस कर चुके थे, उसमें अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा था। पाचन तंत्र में एक टॉपिक आया था लीवर, यकृत, यकृत, गौर करना, यकृत, यकृत वो पार्ट है जो अमोनिया को किसमें, यूरिया में बदलता है। तो हमारे शरीर में लीवर में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और यह प्रक्रिया एक विशिष्ट प्रक्रम के तहत, जिसे आर्निथिन चक्र कहते हैं, के द्वारा पूरी होती है। यहां ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान देना कि मानव शरीर में अमोनिया से यूरिया संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, यकृत में होती है। किसके द्वारा होती है, आर्निथिन चक्र के द्वारा होती है, आर्निथिन चक्र के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस आधार पर हमने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। बच्चों, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी, वृक्क बोलते हैं। उसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग कौन से हुए, आपको मैंने पहले परिभाषा बताई, देखो, उत्सर्जन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। अब अपने बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल रहा है। वेरी गुड, अपन ये टॉपिक कर चुके हैं, अपन इस बारे में पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि अन्य अंग कौन से होंगे। तो सबसे पहला अंग आता है किडनी के बाद में, वो आता है हमारे फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 हानिकारक गैस है, जिसको हम क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। ये हमने श्वसन तंत्र के चैप्टर में पढ़ा। तो अन्य उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ, एक हुआ लंग्स, ठीक है। दूसरा उत्सर्जी अंग की बात करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, अध्यावरण तंत्र, उसमें हमने पढ़ा था कि त्वचा स्वेद, पसीने का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, और पसीने के साथ साथ त्वचा के द्वारा शरीर के हानिकारक भाग भी बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा अपना उत्सर्जी अंग होगा वो कौन सा होगा, स्किन। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे अंग की बात करते हैं, जो अभी अपन ने बात की है, लीवर। लीवर भी उत्सर्जी अंग है, जो मैंने पहले बताया कि यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिससे अतिरिक्त हानिकारक पदार्थ क्या कर जाएंगे, यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा यूरिया सीधे किडनी में आ जाएगी, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो यकृत के द्वारा इसका उत्सर्जन हुआ, और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन वर्णकों में इसको बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंगों के रूप में फेफड़े, त्वचा और यकृत भी उपस्थित हैं। तो ये था अपना पॉइंट नंबर 3। तो बच्चों, तीनों पॉइंट आपने देखे, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। यहाँ अपन ने परिभाषा पढ़ी है शॉर्टली, नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन। फिर हमने बात की है विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ। तो विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ कौन से थे, ये अपने देखा है, एक तो यूरिया, एक अमोनिया, एक यूरिक अम्ल और एक एमिनो अम्ल। हमने इन सबके एग्जांपल की बात की है। इसके बाद हमने तीसरा बिंदु देखा है, वो पढ़ा है मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। तो हमने यहाँ देखा कि लंग्स के द्वारा CO2, स्किन के द्वारा स्वेट यानी पसीने का, और लीवर के द्वारा हमने देखा है कि यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का निष्कासन भी होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा तीसरा बिंदु कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं मुख्य बिंदु, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र को हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका बाह्य संरचना।
और फिर पढ़ेंगे हम इसकी आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना और इसकी आंतरिक संरचना। उससे पहले मैं आपका डायग्राम का फोकस करता हूं। ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र की जो मूल संरचना है वो आपके सामने यहां दिख रही है, जिसमें दो आपको किडनी दिख रही है, दो आपको पतली लंबी नलिकाएं दिख रही है जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं, एक त्रिकोणाकार पार्ट दिख रहा है जिसे मूत्राशय कहते हैं, और लंबी नलिका नुमा संरचना दिख रही है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इन सब की डिटेल हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं बाह्य संरचना। मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना का जो मूल आधार है वो है किडनी। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो किडनी है ये इनकी संख्या, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। कितनी? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। अब देखते हैं इनकी स्थिति, ये कहां स्थित होती है। बच्चों इसकी स्थिति उदर गुहा में, ये अपना उदर है, इस उदर गुहा के भीतर बैक साइड में जो अपनी कशेरुकदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इसके दोनों ओर लेफ्ट एंड राइट साइड में एक एक किडनी पाई जाती है। तो स्थिति कहां हुई? उदर गुहा में कशेरुकदंड के पीछे लेफ्ट और राइट साइड में एक एक किडनी पाई जाती है। गौर करना, यहां पर जो दाई किडनी है वह बाएं किडनी की अपेक्षा थोड़ी आगे होती है। देखो आगे कैसे, ये दोनों मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये दोनों मार्कर आपको शो हो रहे हैं। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये इस कंडीशन में रहती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दाईं तरफ हमारा लीवर है, उस लीवर के आकार के कारण ये थोड़ी सी आगे की ओर स्थित होती है। तो ये हो गया। ये जो हमारी किडनी है, देखो यहाँ पर ये जो हमारी किडनी है, ये पूरी की पूरी किडनी पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों द्वारा, वापस गौर करना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों। पेरिटोनियम झिल्ली कौन सी? उसके चारों ओर से ढकने वाली। तो पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा ये उदर गुहा की पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है। इससे जुड़ने के कारण, गौर करना, इससे जुड़ने के कारण इस प्रकार की किडनी को बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल किडनी कहते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी क्यों कहते हैं? क्योंकि उदर गुहा में यह पेरिटोनियम झिल्ली के वलनों के द्वारा जुड़ी होती है। फिर बात करते हैं इसके रंग की। इसका रंग होता है, वो होता है गहरा लाल। किडनी का रंग कैसा होता है? गहरा लाल। फिर अपन बात करते हैं इसके आकार की। तो आप चित्र में देख रहे हो, इसका आकार सेम के बीज के समान, किसके समान? सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज आपने देखा है? देखो इस टाइप का काजू होता है ना, इसमें एक तरफ अंदर का भाग होता है, एक तरफ बाहर का भाग, इस तरफ का भाग होता है, जिसका ये आउटर पार्ट, जिसका बाह्य भाग डायग्राम में दिख रहा है आपको लाल रंग के एरो मार्क से, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसका कैसा है? उत्तल प्रकार का है। और ये पार्ट कैसा है? अवतल। ये पार्ट कैसा है? कॉनकेव। और ये कैसा है? कॉन्वेक्स टाइप का पार्ट होता है। गौर करना, ये उत्तल हो गया, ये अवतल पार्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके आमाप की, इसकी साइज की, इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट में इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद में जब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और फिर इसकी मोटाई, थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस होती है 2.5 यानी 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। तो ये किडनी का मेजरमेंट आ गया। अपने शरीर में जो किडनी है, मैं उसकी बात करता हूं जिसे सामान्य भाषा में गुर्दा कहते हैं। उस गुर्दे का जो मेजरमेंट है वो क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। जो कैसे रंग का था? गहरे लाल रंग का, और सेम के बीज के आकार का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी के भार की। इसका टोटल मास कितना होता है, भार कितना होता है?
तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में इसका भार लगभग 120 से 160 ग्राम तक इसका भार होता है। 120 से 160 ग्राम तक किडनी का भार होता है। बच्चों, किडनी हमारे शरीर के अंदर उपरोक्त विशेषताओं युक्त होती है। तो मैंने आपको किडनी की विशेषताएं बताई। अब बात करते हैं इस पार्ट की। ये आप देख रहे हो, इसमें नोच, ये देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये वाला जो खाली पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। इस चौड़े पार्ट को यहाँ पर जो डायग्राम में आपको इस जगह दिख रहा है, इस हाइलम पार्ट के द्वारा मूत्रवाहिनी, देख रहे हो आप, ये देखो, ये मूत्रवाहिनी है। ये मूत्रवाहिनी, लसिका वाहिनी और वृक्कशिरा, ये इससे बाहर निकलती है। ठीक है, क्या क्या चीजें बाहर निकल रही है, वापस गौर करना। मूत्रवाहिनी, लसिका वाहिनी और वृक्कशिरा, ये हाइलम वाले पार्ट से, किडनी से बाहर निकलती है और इसी क्षेत्र से अंदर जाती है। क्या वो जाती है? वृक्क धमनी। देखो ये वृक्क धमनी, ये रक्त को लेकर अंदर जाएगी, तो ये अंदर जाती है और इसके अलावा तंत्रिका जाती है, ताकि उसमें किसी भी तरह का जो उद्दीपन हो उसको फील किया जा सके। तो वापस गौर करना, हाइलम पार्ट से अंदर की ओर जो जाती है, जो आती है, अंदर की ओर जाने वाली वृक्क धमनी हो गई और साथ में हो गई तंत्रिका, और बाहर आने वाली कौन सी हो गई? मूत्रवाहिनी हो गई, लसिका वाहिनी हो गई और वृक्कशिरा हो गई। वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त को अंदर लेकर जाती है, जहां किडनी के भीतर जो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो अपने पाठ परिचय के पॉइंटों में मैंने पहले लिखा था, नेफ्रॉन, वो इसकी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसकी जानकारी अपन आगे लेंगे। वो मूल रूप से किडनी के अंदर अशुद्ध रक्त को छानेगी और छानकर उसमें से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को सेपरेट करेगी और यूजफुल कंटेंट को वापस किसके द्वारा? इस वृक्कशिरा द्वारा रक्त में डाल दिया जाता है, जहां से पुनः बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है। तो आपने अभी देखा कि हाइलम पार्ट से कौन कौन से पार्ट अंदर आते हैं, कौन कौन से पार्ट बाहर जाते हैं। तो ये थी अपनी किडनी। आपने देखा, संख्या बता दी मैंने आपको स्थिति बता दी, फिर मैंने आपको इसका किससे ढका हुआ ये बता दिया। एक छोटी सी बात और, मानव की जो किडनी होती है उसका जो उद्भव होता है, उद्भव मतलब डेवलपमेंट, उद्भव किससे होता है? तो बच्चों 11वीं क्लास में आते हैं वापस अपन। 11वीं क्लास में अपन एक चैप्टर पढ़ा था जीवों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के आधार बिंदु रखे गए थे। उसमें एक बिंदु ये रखा गया था कि किसी भी जीव का जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके अंदर एक मुख्य भाग उसमें कोरक स्तरों की उपस्थिति के आधार पर भी रखा गया था कि कोरक चरण के कितने हैं, कोरक जनन स्तर कितने हैं, उसमें कोरक में जनन स्तरों की संख्या। इस आधार पर जीवों के दो समूह बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो द्विकोरकी और एक त्रिकोरकी। द्विकोरकी समूह कौन सा था? तो जिसमें दो जनन स्तर पाए जाते हैं, मतलब बाह्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर कौन सा हुआ? एक्टोडर्म। और आंतरिक जनन स्तर कौन सा हुआ? एंडोडर्म। ये सरल जीवों में। और विकसित जीवों में इसकी अपेक्षा कितने जनन स्तर थे? 3 जनन स्तर। बाह्य तो वही है जो आपने पहले बताया, एक्टोडर्म। ये एंडोडर्म, एक नया डर्म और बन गया इन दोनों के मिश्रण से, उसका नाम था मेसोडर्म। तो यहाँ पर जो किडनी का डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है? मेसोडर्म के द्वारा। किससे हुआ है? मेसोडर्म के द्वारा इसका उद्भवन हुआ है। ये बात आपने नोट कर ली। इसके अलावा बात करते हैं, मानव की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। अब आपके ध्यान में एक प्रश्न आ रहा होगा, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है, ये मेटानेफ्रिक क्या होता है? तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर वृक्क या किडनी को 3 भागों में बांटा गया था। पहला पार्ट था प्रोनेफ्रिडिया, दूसरा पार्ट था मीजोनेफ्रिडिया और तीसरा पार्ट था मेटानेफ्रिडिया। ये 3 पार्ट थे। प्रोनेफ्रिडिया मिक्सिन मछली की प्रजाति है। मिक्सिन जैसी मछलियों के अंदर भ्रूणीय अवस्था में उत्सर्जन का कार्य करती है। कशेरुकियों में वयस्क भ्रूणीय अवस्था में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, वयस्क अवस्था में जरूर इसका रोल हो सकता था। मीजोनेफ्रिडिया वयस्क जीव
कशेरुकियों, स्तनियों की बात कर रहा हूँ, मानव की बात कर रहा हूँ, आपकी मेरी बात कर रहा हूँ, इन जीवों के अंदर जो भ्रूणीय अवस्था में उत्सर्जन का कार्य करते थे उस प्रकार की संरचनाओं को मीजोनेफिडिया कहा गया। और वयस्क अवस्था में, वर्तमान में विकसित जीवों के अंदर, मानव जैसे जीवों के अंदर जो वयस्क अवस्था के अंदर जो उत्सर्जन का कार्य कर रहा है उस अंग को क्या कहते हैं, मेटानेफिडिया प्रकार के उत्सर्जन अंग कहा जाता है। तो मानव के कौन से हुए, मेटानेफिडिया। तो ये थी अपनी किडनी। अब इस किडनी के ऊपर आप देख रहे हो ग्रीन कलर की टोपी दिख रही है। हाँ, ये जो हरे रंग की टोपी दिख रही है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। इन टोपी को कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये इसके ऊपर स्थित होती है। आप देखो इसको, वर्ड को समझो, लिखा है अपन ने अधिवृक्क ग्रंथि। अधि मतलब ऊपर, किसके ऊपर, वृक्क के ऊपर, इसीलिए क्या नाम हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि। अंतःस्रावी हार्मोन निकलना अपना एक बायोलॉजी का चैप्टर है, उसमें अपन ग्रंथियों और चैप्टर में इससे निकलने वाले हार्मोन और उसके कार्य प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको केवल अभी किडनी के बारे में बताया। क्लियर हो गया। दूसरा बिंदु चालू करते हैं। बाह्य संरचना में फर्स्ट पॉइंट था अपना किडनी। सेकंड पॉइंट अपना है किडनी से जुड़ी हुई पतली नलिकाएं, जिन्हें कहते हैं मूत्र वाहिनी। यूरेटर अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूरेटर। बोर्ड पे डायग्राम में नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। यूरेटर यहां डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसकी संख्या एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, यानी कितना हो गया, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी पाई जाती है। दिख रहा है, पतली है, लंबी है, नलिकाकार संरचना है। और खास बात, इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो लेयर है, दीवार है, उसमें क्रमाकुंचन तरंगे पाई जाती है। क्रमाकुंचन तरंगे क्या होती है, जो एक बार फैलती है फिर उड़ती है। रस्सी को देखा आपने, रस्सी को अगर हिलाते हैं तो उसमें लहर सी बनती है, तो उस प्रकार की इसमें मूवमेंट होती है। उससे फायदा क्या कि जो नेफ्रॉन किडनी में है वो ब्लड को फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेड मटेरियल, जो क्षनित पदार्थ है, जो लाभदायक है वो ब्लड में जाएगा, जो हानिकारक है वो उसको बाहर निकालना है, तो उसको इस मूत्र वाहिनी के द्वारा किडनी से इस पार्ट में डाला जाएगा। तो उसके लिए सहायक होती है कौन सी, क्रमाकुंचन गति। ये आपने ध्यान दे लिया। तो इसमें ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है, बस मूत्र वाहिनी संख्या देखनी है। संख्या कितनी, एक जोड़ी या दो। और फिर कार्य क्या है, किडनी से द्वारा मूत्राशय में मूत्र को निष्कासित करना, और इसकी दीवार की सतह पर क्रमाकुंचन गतियां होती हैं जिससे इसका निष्कासन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट रहेगा अपना बाह्य संरचना में, वो है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लडर। बच्चों गौर करना, ये वो पार्ट है जो अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी, हमारे बॉडी के अंदर किडनी द्वारा फिल्ट्रेट ब्लड से निकला हुआ जो यूरिन मूत्र है उसको संग्रहित करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है। तो मूत्राशय संख्या होती है इसकी एक, कितना, एक होता है। आकार कैसा है इसका, देखो आप, त्रिकोणाकार, चौड़ा पार्ट ऊपर से नीचे की ओर संग्रह पार्ट हो गया। और इसमें खास बात क्या है, इसकी जो लेयर है, इसकी लेयर है, ये तीन भागों से मिलकर बनती है। सबसे पहले होती है बाह्य, आउटर, दूसरी है मिडल, और तीसरी है इनर। इसकी जो आउटर पार्ट है वो बनती है पेरिटोनियम। नाम पहले भी आया था, किडनी को लेयर करने वाला, किडनी को उदर गुहा से जोड़ने वाली झिल्ली, वैसी वही झिल्ली है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम स्तर से इसके बाह्य भाग का निर्माण हुआ। ठीक है। मिडल लेयर वो होती है इनवॉल्यूंटरी, अरेखित पेशियों के द्वारा, अरेखित पेशियों के द्वारा इसके मध्य परत का निर्माण होता है। और तीसरा इनर लेयर बनती है वो श्लेष्मिक म्यूकस, श्लेष्मिक स्तर के द्वारा या श्लेष्मिक कोशिकाओं द्वारा बनती है। आपके को मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में बताया था कि आमाशय की आंतरिक सतह में भी कौन सा स्तर पाया जाता है, श्लेष्मिक। क्या कार्य था उसका, अपन ने पढ़ा था। आमाशय में क्या होता है, कौन सा रस निकलता है, जठर रस, HCl, याद आया, HCl प्रबल अम्लीय प्रकृति का था, और उससे आमाशय को बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, श्लेष्मा थी। तो यहाँ पर भी मूत्राशय की आंतरिक सतह के भीतर श्लेष्मा का स्तर होता है। यही श्लेष्मा का स्तर किडनी से
जो निष्कासित युक्त मूत्र है उस मूत्र के हानिकारक पार्ट से मूत्राशय की सुरक्षा करता है। तो ये अपन ने पढ़ा इसके संरचना के भाग। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं मूत्र मार्ग की। मूत्र मार्ग मूत्राशय से जुड़ा हुआ नलिकाकार भाग, नलिकाकार संरचना जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निष्कासित करती है, मूत्र मार्ग कहलाता है। मानव के अंदर नर में इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। इस मूत्र मार्ग के शीर्ष पर, रंध्र पर एक विशिष्ट प्रकार की अवरोधनी स्फिंक्टर कपाट वॉल्व पाया जाता है जो इसको, रंध्र को कसकर बंद करके रखता है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर है जो इसको बंद करने का कार्य करता है। फिर बात करते हैं मानव नर के अंदर जो मूत्र मार्ग है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग होता है प्रोस्टेट, दूसरा होता है झिल्ली में, तीसरा होता है शीशनीय। प्रोस्टेट यूरेथ्रा, झिल्ली में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और थर्ड है शीशनीय पेनिलर यूरेथ्रा। ये 3 भागों में नर का मूत्र मार्ग डिवाइड होता है। इसकी लंबाई टोटल 15 सेंटीमीटर है जिसमें प्रोस्टेट मूत्र मार्ग की लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर। लगभग आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, फिक्स नहीं है। तो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबाई प्रोस्टेट मूत्र मार्ग की होती है। झिल्ली में की होती है 2 mm। सबसे छोटा, सबसे पतला जो मार्ग है वो कौन सा है? झिल्ली में। और तीसरा है शीशनीय, लगभग 12.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, आप गौर करना, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसका जो विभाजन किया गया है, ये उपस्थित अंगों के आधार पर किया गया है। मूत्र मार्ग जैसे ही मूत्राशय से आगे निकलता है सबसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर गुजरता है। इसी कारण उस मार्ग को क्या कहा गया? प्रोस्टेट मूत्र मार्ग कहा गया। फिर वहां से प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे शीशन में जुड़ने से पहले पतली झिल्ली होती है। उस झिल्ली को तो क्रॉस कर वो निकलता है। झिल्ली की थिकनेस, झिल्ली की मोटाई होती है लगभग 2 mm। तो इस झिल्ली में मार्ग की थिकनेस कितनी हो गई? 2 mm। फिर आता है शीशनीय। शीशनीय मूत्र मार्ग लगभग 12.8 सेंटीमीटर होता है जो शीशन के भीतर से निकलता है, जो मूत्र रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। मानव के अंदर शीशनीय मूत्र मार्ग जनन मूत्र रंध्र, गौर करना मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, जनन मूत्र रंध्र। हम पढ़ रहे हैं मूत्र सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने लिखा है जनन मूत्र रंध्र। हाँ, जनन मूत्र रंध्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव नर के अंदर मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया और जननिक द्रव्य के निष्कासन की प्रक्रिया एक उभयनिष्ठ रंध्र के द्वारा होती है। इस उभयनिष्ठ संरचना को ही जनन मूत्र रंध्र कहा जाता है। तो ये अपन ने नर की बात की। अब बात करते हैं मादा में। मादा में लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा मूत्र मार्ग पाया जाता है। मादा के अंदर मूत्र मार्ग यहाँ उभयनिष्ठ था नर में, मादा में उभयनिष्ठ नहीं होता, जबकि अलग से होता है। और वो कहां पर जाता है? योनि द्वार के, योनि रंध्र के ऊपर सूक्ष्म रंध्र के रूप में खुलता है। तो ये था मादा जनन रंध्र। तो इस प्रकार से हमने मूत्र मार्ग के बारे में अध्ययन कर लिया। तो अभी आपने देखा मूत्र मार्ग आपने नर में बता दिया, मादा में बता दिया, इसकी लंबाई बता दी, इसके पार्ट बता दिए। इस प्रकार मानव में उत्सर्जन तंत्र की बाह्य संरचना हमने पढ़ ली। इससे संबंधित सारा डायग्राम आपको मैंने बता दिया। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा साइड में होऊंगा तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस टॉपिक को आप क्लियरली अपने नोटबुक में मेंशन करेंगे। यहाँ किडनी के अंदर मैंने 2-3 नाम और लिखे हुए हैं, देखना, श्रोणी, मध्यांश, वल्कुट, श्रोणी, पेल्विस, मध्यांश, मेडुला, वल्कुट, कॉर्टेक्स, ये सारे नाम। हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक संरचना, जिसमें हम किडनी का एलएस करेंगे और उसके भीतर के भागों को देखेंगे, तब हम उसको डिटेल देखेंगे। तो मैं साइड में हूं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको डीपली देखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।